चलिए हम देखते हैं पॉलिटी के एनसीईआरटी क्लास 12 के स्वतंत्र भारत में राजनीतिक वाले पुस्तक के पहला चैप्टर है। चैप्टर के नाम है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ। परिचय देखें, इस चैप्टर में पढ़ेंगे जैसे आज़ाद हिंदुस्तान की शुरुआत पूरे साल चुनौती भरे पड़े थे और सबसे बड़ी चुनौती राष्ट्रीय एकता और अखंडता की थी। आज़ाद हिंदुस्तानी राजनीति के इतिहास से की इस चर्चा की शुरुआत हम इन्हीं चुनौतियों के जिक्र से करेंगे और इस अध्याय में हम देखेंगे कि कैसे 1947 के बाद के पहले दशक में राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों से सफलतापूर्वक निपटा गया और आज़ादी मिली, लेकिन देश का बंटवारा भी हुआ। बंटवारे के कारण बड़े पैमाने पर हिंसा हुई, लोग विस्थापित भी हुए। अब इस घटना से धर्मनिरपेक्षता भारत की धारणा पर ही आंच आने लगी थी और देशी रियासतों को भारत संघ में शामिल करने का मसला तुरंत हल करना जरूरी था। और देश के विभिन्न क्षेत्रों के लोगों की भाषाएं अलग अलग थी। लोगों की आकांक्षाओं का ख्याल रखते हुए देश की अंदरूनी सीमा रेखाएं पर भी तय कर दी गई और उसके बाद अगले 2 अध्याय में हम इसी चुनौतियों की भी चर्चा करेंगे और शुरुआती दौर में देश की इन चुनौतियों से कैसा निपटा गया ये भी देखेंगे। तो देखते हैं नए राष्ट्र की चुनौतियों के बारे में। देखें, सन 1947 के 14 से 15 अगस्त की मध्य रात्रि को हिंदुस्तान आजाद हुआ और स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इस रात संविधान सभा के एक विशेष सत्र को संबोधित किया। उनका यह प्रसिद्ध भाषण भाग्यवधू से चिर प्रतिच्छेद भेंट या टेस्ट विद डेस्टिनी के नाम से जाना जाता है। हिंदुस्तान की जनता इसी क्षण की प्रतीक्षा कर रही थी और अपने इतिहास की पाठ्य पुस्तकों में पढ़ा है कि हमारी आज़ादी की लड़ाई में कई आवाज़ें बुलंद थी। बहरहाल 2 बातों पर सबकी सहमति थी। पहली बात तो यह कि आज़ादी के बाद देश का शासन लोकतांत्रिक सरकार के जरिए चलाया जाएगा और दूसरी यह कि सरकार सबके भले के लिए काम करेगी और इस शासन में गरीबों और कमजोरों का खास ख्याल रखा जाएगा। और देश अब आज़ाद हो चुका था और आज़ादी से जुड़े इन सपनों को साकार करने का वक्त आ गया था और यह कोई आसान काम नहीं थी। आज़ाद हिंदुस्तान का जन्म कठिन परिस्थितियों में हुआ था और हिंदुस्तान सन 1947 में जिन हालात के बीच आज़ाद हुआ, शायद उस वक्त तक कोई भी मुल्क वैसे हालत में आज़ाद नहीं हुआ होगा। और आज़ादी मिली, लेकिन देश के बंटवारे भी हुआ साथ में। और सन 1947 का साल भूतपूर्व हिंसा और विस्थापन की त्रासदी का साल था और आज़ाद हिंदुस्तान को इन्हीं परिस्थितियों में अपने बहुविधि लक्ष्यों को हासिल करने की यात्रा शुरू करनी पड़ी थी। और आज़ादी के उन उथल पुथल भरे दिनों में हमारे नेताओं का ध्यान इस बात से नहीं भटका कि यह नया राष्ट्र चुनौतियों की चपेट में है। और उसके बाद 3 चुनौतियों के बारे में देखें। मुख्य तौर पर भारत के सामने 3 तरह की चुनौतियां थी। पहली और लोकतांत्रिक चुनौतियों एकता के सूत्र में बंधे एक ऐसे भारत को गढ़ने की थी जिसमें भारतीय समाज की सारी विविधताओं के लिए जगह हो और भारत अपने आकार और विविधता में किसी महादेश के बराबर था और यहाँ अलग अलग बोली बोलने वाले लोग थे, उनकी संस्कृतियाँ अलग थी, वे अलग अलग धर्मों का अनुयायी थे और उस वक्त आमतौर पर यही माना जा रहा था कि इतनी विविधताओं से भरा कोई देश ज़्यादा दिनों तक एकजुट नहीं रह सकता। देश के विभाजन के साथ लोगों के मन में समाई यह आशंका एक तरफ से सच साबित हुई थी और भारत के भविष्य को लेकर गंभीर सवाल खड़े हुए थे। क्या भारत एक रह पाएगा और क्या ऐसे करने के लिए भारत सिर्फ राष्ट्रीय एकता की बात पर सबसे ज़्यादा जोर देगा और बाकी उद्देश्यों की तिलांजलि दे देगा। एक ऐसे में हर क्षेत्रीय और उप क्षेत्रीय पहचान को खारिज कर दिया जाएगा। और उस वक्त का सबसे तीखा और चुभता हुआ एक सवाल यह भी था कि भारत की क्षेत्रीय अखंडता को कैसे हासिल किया जाए और दूसरी चुनौतियां लोकतंत्र को कायम करने की थी। आप भारतीय संविधान के बारे में पहले ही पढ़ चुके हैं। आप जानते हैं कि संविधान में मौलिक अधिकारों की गारंटी दी गई है और हर नागरिक को मतदान का अधिकार दिया गया है। भारत ने संसदीय शासन पर आधारित प्रतिनिधित्व मूलक लोकतंत्र को अपनाया और इन विशेषताओं से यह बात सुनिश्चित हो गई थी कि लोकतांत्रिक ढांचे के भीतर राजनीतिक मुकाबले होंगे। लोकतंत्र को कायम करने के लिए लोकतांत्रिक संविधान जरूरी होगा और लेकिन इतना भर ही काफी नहीं था। चुनौतियां यह भी थी कि संविधान से मेल खाते लोकतांत्रिक व्यवहार बर्ताव चलन में आए और तीसरी चुनौतियां यह थी कि ऐसे विकास की जिससे समूचे समाज का भला हो सके, न कि कुछ एक तबके का। इस मोर्चे पर भी संविधान में यह बात साफ कर दी गई थी कि सबके साथ समानता का बर्ताव किया जाएगा और सामाजिक रूप से वंचित तबकों तथा धार्मिक सांस्कृतिक अल्पसंख्यक समुदाय को विशेष सुरक्षा दी जाएगी। संविधान ने राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत लोक कल्याण के उन लक्ष्यों को भी स्पष्ट कर दिया था जिन्हें राजनीति को जरूर पूरा करना चाहिए। और अब असली चुनौती आर्थिक विकास तथा गरीबी के खत्म करने के कागार नीतियों को तैयार करने की थी। आज़ाद हिंदुस्तान
पाकिस्तान ने इन चुनौतियों के आगे क्या रुख अपनाया, संविधान में तय किए गए विभिन्न लक्ष्यों को हासिल करने की दिशा में कहाँ तक सफलता मिली। और इस पूरी किताब में इन्हीं सवालों को खंगालने की कोशिश की गई है। और इस किताब में आज़ादी के बाद के दौर की भारतीय राजनीति की कथा लिखी गई ताकि आप खुद इन जैसे बड़े सवालों के अपने उत्तर तलाश पाने में काबिल हो सके। और शुरुआत के 3 अध्यायों में हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि ऊपर जिन 3 चुनौतियों का जिक्र किया गया है उनका आज़ादी के बाद शुरुआती सालों में कैसे सामना किया गया। आज़ादी के तुरंत बाद राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां सबसे प्रमुख थी और इससे पहले अध्याय में हम इसी चुनौती पर ध्यान केंद्रित करेंगे। शुरुआत में उन घटनाओं की भी चर्चा की जाएगी जिन्होंने आज़ादी के एक संदर्भ प्रदान किया और इससे हमें यह समझने में भी मदद मिलेगी कि आज़ादी के समय राष्ट्रीय एकता और सुरक्षा का सवाल सबसे प्रमुख चुनौतियों के रूप में क्यों उभरा। इसके बाद हम यह भी देखेंगे कि भारत ने एक राष्ट्र के रूप में अपने को किस तरह एक साझे इतिहास तथा साझे नियति के फायक पर गढ़ा। और पहले 2 अध्याय में हम लोकतंत्र कायम करने और बराबरी तथा इंसाफ तथा आधारित आर्थिक विकास हासिल करने की चुनौतियों पर भी विचार करेंगे। देखते हैं विभाजन, विस्थापन और पुनर्वास के बारे में। देखें 14 से 15 अगस्त 1947 को एक नहीं बल्कि 2 राष्ट्र भारत और पाकिस्तान अस्तित्व में आए। ऐसा विभाजन के कारण हुआ। ब्रिटिश इंडिया को भारत और पाकिस्तान के रूप में बांट दिया गया और अपने इतिहास के पाठ्यपुस्तकों में उन राजनीतिक घटनाक्रम के बारे में पढ़ा है जिनके फलस्वरूप दोनों देशों के भूभाग को रेखांकित करते हुए सीमा रेखा खींच दी गई थी। और मुस्लिम लीग ने द्विराष्ट्र सिद्धांत को बातें की थी और इस सिद्धांत के अनुसार भारत किसी एक कौम का नहीं बल्कि हिंदू और मुसलमान नाम की 2 कौमों का देश था। और इसी कारण मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए एक अलग देश यानी पाकिस्तान की मांग की थी। कांग्रेस ने द्विराष्ट्र सिद्धांत तथा पाकिस्तान की मांग का विरोध किया। बहरहाल सन 1940 के दशक में राजनीतिक मोर्चे पर कई बदलाव आया। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच राजनीतिक प्रतिस्पर्धा तथा ब्रिटिश शासन की भूमिका जैसी कई बातों का जोड़ रहा और नतीजन पाकिस्तान की मांग मान ली गई। विभाजन की प्रक्रिया देखें। फैसला हुआ कि अब तक जिस भूभाग को इंडिया के नाम से जाना जाता था उससे भारत और पाकिस्तान नाम के 2 देशों के बीच बंटवारा किया जाएगा। और यह विभाजन दर्दनाक तो था ही, इस पर फैसला करना अमल में लाना और कठिन भी था। और तय किया गया कि धार्मिक बहुसंख्यक को विभाजन का आधार बनाया जाएगा। इसके मायने ये थे कि जिन इलाकों में मुसलमान बहुसंख्यक थे वे इलाके पाकिस्तान के भूभाग होंगे और शेष हिस्से भारत कहलाएंगे। यह बात थोड़ी आसान जान पड़ती है लेकिन असल में इससे कई किस्म की दिक्कतें थी। पहली बात तो यह थी कि ब्रिटिश इंडिया में कोई एक भी इलाका ऐसा नहीं था जहां मुसलमान बहुसंख्यक हो। ऐसे 2 इलाके थे जहां मुसलमानों की आबादी ज़्यादा थी और एक इलाका पश्चिम में था तो दूसरा पूर्व में था। और ऐसा कोई तरीका न था कि इन दोनों इलाकों को जोड़कर एक जगह कर दिया जाए। इसे देखते हुए फैसला हुआ कि पाकिस्तान में 2 इलाके शामिल होंगे यानी पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान तथा इसके बीच में भारतीय भूभाग का एक बड़ा हिस्सा भी होगा। और दूसरी बात यह है कि मुस्लिम बहुल हर इलाका पाकिस्तान में जाने की राजी हो। अपर से ऐसा भी नहीं था। खान अब्दुल्ला गफ्तार खान पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत के निर्विवाद नेता थे। उनकी से इमामत गांधी के रूप में थी और वे द्विराष्ट्र सिद्धांत के एकदम खिलाफ थे। संयोग में उनकी आवाज की अनदेखी कर दी गई थी और पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत को पाकिस्तान में शामिल मान लिया गया। और तीसरी समस्या और भी विकट थी। ब्रिटिश इंडिया के मुस्लिम बहुल प्रांत पंजाब और बंगाल में अनेक हिस्से बहुसंख्यक गैर मुस्लिम आबादी वाले थे। और ऐसे में फैसला हुआ कि इन दोनों प्रांतों में भी बंटवारा धार्मिक बहुसंख्यकों के आधार पर होगा और इसमें जिससे अथवा उससे निचले स्तर के प्रशासन के हल्के को आधार माना जाएगा। और 14 से 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि तक यह फैसला नहीं हो पाया था कि और इसका मतलब यह हुआ कि आज़ादी के दिन तक अनेक लोगों को यह बात नहीं पता था कि वे भारत में है या पाकिस्तान में। पंजाब और बंगाल का बंटवारा विभाजन की सबसे बड़ी त्रासदी साबित हुई। और इसी समस्या से जुड़ी चौथी और विभाजन की सबसे अबूझ कठिनाई अल्पसंख्यकों की थी। सीमा के दोनों तरफ अल्पसंख्यक थे। जो इलाके अब पाकिस्तान में है वहाँ लाखों की संख्या में हिंदू और सिख आबादी थी। और ठीक इसी तरह पंजाब और बंगाल के भारतीय भूभाग में भी लाखों की संख्या में मुस्लिम आबादी थी। और दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में भी मुसलमानों की एक बड़ी आबादी थी। ये सब लोग एक तरफ सांसत में थे और इन लोगों ने पाया कि हम तो अपने ही घर से विदेशी बन गए। जिन जमीन
ज़मीनों पर वे और उनके पुरख सदियों से आबाद रहे, उनकी ज़मीन पर वे विदेशी बन गए थे। और जैसे ही यह बात साफ हुई कि देश का बंटवारा होने वाला है, वैसे ही दोनों तरफ के अल्पसंख्यकों पर हमले होने लगे। कोई भी इस बात का अनुमान नहीं लगा सकता था कि यह समस्या विकट रूप धारण करने जा रही है, और इस कठिनाई के उभरने के लिए किसी के पास कोई योजना नहीं थी। शुरू में लोग बाग और नेता यही मानकर चल रहे थे कि हिंसा की घटनाएं अस्थायी है और जल्दी ही इनको काबू में कर लिया जाएगा, लेकिन बड़ी जल्दी हिंसा नियंत्रण से बाहर हो गई थी और दोनों तरफ के अल्पसंख्यकों के पास एकमात्र रास्ता यही बचा हुआ था कि अपने अपने घरों को छोड़ दें। और कई बार तो उन्हें ऐसा चंद घंटों की मोहल्लत के भीतर भी करना पड़ा। विभाजन के परिणाम देखें। सन 1947 में बड़े पैमाने पर एक जगह की आबादी दूसरी जगह जाने को मजबूर हुई थी। आबादी का यह स्थानांतरण आकस्मिक नियोजन और त्रासदी से भरा हुआ था। मानव इतिहास के अब तक ज्ञात सबसे बड़े स्थानांतरों में से यह एक था। धर्म के नाम पर एक समुदाय के लोगों ने दूसरे समुदाय के लोगों को बेरहमी से मारा। उसके बाद लाहौर, अमृतसर और कलकत्ता जैसे शहर सांप्रदायिक अखाड़े में तब्दील हो गए थे। अब जिन इलाकों में ज़्यादातर हिंदू अथवा सिख आबादी थी, उन इलाकों में मुसलमानों ने जाना छोड़ दिया था। ठीक इसी तरह मुस्लिम बहुल आबादी वाले इलाकों से हिंदू और सिख भी जाना वहाँ से नहीं गुजरते थे और लोग अपना घर बार छोड़ने के लिए मजबूर हुए थे। वे सीमा के एक तरफ से दूसरी तरफ गए और इस क्रम में लोगों को बड़ी से बड़ी विपत्ति का सामना करना पड़ा था। दोनों ही तरफ के अल्पसंख्यक अपने घरों में भाग खड़े हुए और अक्सर अस्थायी तौर पर उन्हें शरणार्थी शिविरों में पनाह लेनी पड़ी। और कल तक जो लोगों का अपना वतन हुआ करता था, वहीं की पुलिस अथवा स्थानीय प्रशासन अब तक लोगों के साथ रुखाई का बर्ताव कर रही थी। अब लोगों की सीमा के दूसरी तरफ जाना पड़ा और ऐसे उन्हें हर हालत में करना था। अक्सर लोगों ने पैदल चलकर यह दूरी तय की थी और सीमा के दोनों ओर हजारों की तादाद में औरतों को अगवा कर लिया गया था। उन्हें जबरन शादी करनी पड़ी और अगवा करने वाले एक का धर्म भी अपनाना पड़ा। कई मामलों में यह भी हुआ कि कुछ परिवारों के लोगों ने अपने कुल की इज्जत बचाने के लिए घर की बहू बेटियों को मार दिया और बहुत से बच्चे अपने माँ बाप से बिछड़ गए थे। और जो लोग सीमा पार करने में किसी तरह सफल रहे, उन्होंने पाया कि अब वे बेठिकाना हो गए हैं और इन लाखों शरणार्थियों के लिए देश की आज़ादी का मतलब था महीनों और कभी कभी सालों तक किसी शरणार्थी शिविर में जिंदगी काटना। भारत और पाकिस्तान के लेखक, कवि और फिल्म निर्माता ने अपने उपन्यास, लघु कथा, कविता और फिल्मों में इस मारपीट की नृशंसता का जिक्र किया। विस्थापन और हिंसा से पैदा दुखों का अभिव्यक्ति दी। व्यक्ति की और विभाजन की विपदा का जिक्र करते हुए रचनाकारों ने अक्सर वही जुमला इस्तेमाल किया जो इस विपत्ति को झेलने वाले बंटवारे का जिक्र करते हुए थे। और इन सबों के लिए बंटवारे का मतलब था दिल के दो टुकड़े हो जाना। और विभाजन में सिर्फ संपदा, देनदारी और परिसंपत्तियों का ही बंटवारा नहीं हुआ था। इस विभाजन में दो समुदाय जो अब तक पड़ोसी की भांति रहते आ रहे थे, हिंसक अलगाव का शिकार हुए और वित्तीय संपदा के साथ साथ टेबल कुर्सी, टाइपराइटर और पुलिस के वाद्ययंत्रों तक का बंटवारा भी हुआ। और सरकारी और रेलवे के कर्मचारियों का भी बंटवारा हुआ। अब तक साथ साथ रहते हुए दो समुदायों का यह एक हिंसक और भयावह विभाजन भी था। और अनुमान किया जाता है कि विभाजन के कारण 80 लाख लोगों को अपना घर बार छोड़कर सीमा पार जाना पड़ा। विभाजन की हिंसा में तकरीबन 5 से 10 लाख लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। प्रशासनिक मुश्किल और वित्तीय कठिनाई के अतिरिक्त विभाजन के साथ कुछ और ज्यादा गहरे मुद्दे जुड़े हुए थे। भारत के नेता द्विराष्ट्र राष्ट्र सिद्धांत में यकीन नहीं करते थे और बहरहाल विभाजन तो धर्म के आधार पर ही हुआ था। और क्या इस वजह से भारत अपने आप की हिंदू राष्ट्र बन गया। विभाजन के दौरान बड़ी संख्या में मुस्लिम आबादी पाकिस्तान चली गई। इसके बावजूद 1991 के वक्त भारत की कुल आबादी में 12% मुसलमान थे। ऐसे में सवाल यह था कि भारत अपने मुसलमान नागरिक तथा दूसरे धार्मिक अल्पसंख्यकों मसलन सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, फारसी और यहूदियों के साथ क्या बर्ताव करें। बर्ताव के बंटवारे के कारण हिंदू और मुसलमानों के बीच तनाव पहले से ही कायम थे और इन संघर्षों के साथ प्रतिस्पर्धी राजनीतिक हित जुड़े थे। और मुस्लिम लीग का गठन हुआ। मुस्लिम लीग का गठन मुख्य रूप से अनौपचारिक भारत में मुसलमानों के हितों की रक्षा के लिए हुआ था और मुस्लिम लीग मुसलमानों के लिए अलग राष्ट्र की मांग करने के एतबार से
देवनागरी थी। और ठीक इसी तरह कुछ और संगठन भी थे जो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए हिंदुओं को लामबंद करने की कोशिश करने में लगे थे। और बहरहाल भारत की कौमी सरकार की अधिकतर नेता सभी नागरिकों को सामान्य दर्जा देने के हामी थे। और चाहे नागरिक किसी भी धर्म का हो, वो भारत को एक ऐसे राष्ट्र के रूप में नहीं देखना चाहते थे जहां किसी एक धर्म के अनुयायी को दूसरे धर्मावलंबियों के ऊपर वरीयता दी जाए अथवा किसी एक धर्म के विश्वासियों के मुकाबले बाकियों को हीन समझा जाए। वे मानते थे कि नागरिक चाहे किसी भी धर्म के माने जाए, उसका दर्जा बाकी नागरिकों के बराबर ही होना चाहिए। नागरिकता की कसौटी धर्म को नहीं बनाया जाना चाहिए। और हमारे नेतागण धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के आदर्श के हिमायती थी और उनके इस आदर्श की अभिव्यक्ति भारतीय संविधान में हुई थी। महात्मा गांधी की शहादत देखिए। महात्मा गांधी ने 15 अगस्त 1947 के दिन आज़ादी के किसी भी जश्न में भाग नहीं लिया। वे कलकत्ता के उन इलाकों में डेरा डाले हुए थे जहां हिंदू और मुसलमानों के बीच भयंकर दंगे हुए थे। सांप्रदायिक हिंसा से उनके मन पर गहरी चोट लगी थी। यह देखकर उनका दिल टूट चुका था और अहिंसा और सत्याग्रह के जिन सिद्धांतों के लिए वे जीवन समर्पित भाव से काम कर रहे थे, वे ही सिद्धांत इस कठिन घड़ी में लोगों को एक सूत्र में पिरो सकने में नाकाम हो गई थी। और गांधी जी ने हिंदू और मुसलमानों से जोर देकर कहा था कि हिंसा का रास्ता छोड़ दें। कोलकाता में गांधी की मौजूदगी से हालात बड़ी हद तक सुधर चले थे और आज़ादी का जश्न लोगों ने सांप्रदायिक सद्भाव के जज्बे से मनाया। लोग सड़कों पर पूरे हर्षोल्लास के साथ नाच रहे थे। गांधी की प्रार्थना सभा में बड़ी संख्या में लोग जुटे हुए थे। बहरहाल यह स्थिति ज्यादा दिनों तक कायम नहीं रही थी। हिंदुओं और मुसलमानों के बीच दंगे एक बार फिर से भड़क उठी थी और गांधी जी अमन कायम करने के लिए उपवास पर बैठे थे। अगले महीने गांधी जी दिल्ली पहुंचे। दिल्ली में भी बड़े पैमाने पर हिंसा हुई थी। गांधी जी दिल से चाहते थे कि मुसलमानों को भारत से गर्ममय जीवन मिले और उन्हें बराबर का नागरिक मान लिया जाए। और इस बात की सुनिश्चित करने के लिए वे बड़े चिंतित थे और भारत और पाकिस्तान के आपसी संबंधों को लेकर भी उनके मन में गहरी चिंताएं थी। उन्हें लग रहा था कि भारत की सरकार पाकिस्तान के प्रति अपनी वित्तीय वचनबद्धताओं को पूरा नहीं कर रही है और इस बात से वे नाखुश थे। और इस सारी बातों को सोचकर उन्होंने 1948 की जनवरी में एक बार फिर उपवास रखना शुरू किया और यह उनका अंतिम उपवास साबित हुआ। कलकत्ता की ही तरह दिल्ली में भी उनके उपवास का जादुई असर हुआ और सांप्रदायिक तनाव और हिंसा में कमी आई और दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में मुसलमानों सुरक्षित और अपने घर लौट गए। भारत की सरकार पाकिस्तान को उसका दे चुकाने का पर राजी हो गई थी। बहरहाल गांधी जी के कामों से हर कोई खुश हो ऐसी बात तो नहीं है। हिंदू और मुसलमान दोनों ही समुदाय के अतिवादी अपनी स्थितियों के लिए गांधी जी पर दोष मढ़ रहे थे। इसके बावजूद गांधी जी ने सशस्त्र सुरक्षा हासिल करने से माना कर दिया था और उनकी प्रार्थना सभा में हर किसी से मिलना जारी रहा। और आखिरकार 30 जनवरी 1947 के दिन ऐसे ही एक हिंदू अतिवादी नाथूराम विनायक गोडसे गांधी जी की संध्याकालीन प्रार्थना के समय उनकी तरफ चलता हुआ नजदीक पहुंच गया और उसने गांधी जी पर 3 गोलियां चलाई और गांधी जी को तख्तछड़ मार दिया। और इस तरह न्याय और सहिष्णुता को आजीवन समर्पित एक आत्मा का देहावसान हुआ था। रजवाड़ों का विलय देखें। ब्रिटिश इंडिया 2 हिस्सों में था और एक हिस्से में ब्रिटिश प्रभुत्व वाले भारतीय प्रांत थे तो दूसरे हिस्से में देसी रजवाड़े थे। ब्रिटिश प्रभुत्व वाले भारतीय प्रांतों पर अंग्रेजी सरकार का सीधा नियंत्रण था। दूसरी तरफ छोटे बड़े आकार के कुछ और राज्य थे और उन्हें रजवाड़ा कहा जाता था। रजवाड़े पर राजाओं का शासन था। राजाओं ने ब्रिटिश राज्य की अधीनता या कहे कि सर्वोच्च सत्ता स्वीकार कर रही थी और उनके अंतर्गत वे अपने राज्य के घरेलू मामलों का शासन चलाते थे। अंग्रेजी प्रभुत्व के अंतर्गत आने वाले भारतीय साम्राज्य के 1/3 हिस्से में रजवाड़े कायम थे और प्रत्येक 4 भारतीयों में से एक किसी न किसी रजवाड़े की प्रजा थी। समस्या देखिए, आज़ादी के तुरंत पहले अंग्रेजी शासन ने घोषणा कर दी थी कि भारत पर ब्रिटिश प्रभुत्व के साथ ही रजवाड़े भी ब्रिटिश अधीनता से आज़ाद हो जाएंगे। इसका मतलब यह हुआ था कि सभी रजवाड़े यानी रजवाड़ों की संख्या 565 थी और ब्रिटिश राज्य की समाप्ति के साथ ही कानूनी तौर पर आज़ाद हो गए थे। और अंग्रेजी राज्य का नजरिया यह था कि रजवाड़े
रजवाड़े अपनी मर्जी से चाहे ये तो भारत या पाकिस्तान में शामिल हो जाएं या फिर अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखें। भारत अथवा पाकिस्तान में शामिल होने या स्वतंत्र हैसियत बनाए रखने का फैसला रजवाड़ों की प्रजा को नहीं ही करना था और यह फैसला लेने का अधिकार रजाओं को दिया गया था। यह अपने आप में बड़ी गंभीर समस्या थी और इससे अखंड भारत और अस्तित्व में भी खतरा मंडरा रहा था और समस्या ने जल्दी ही अपने तेवर दिखाने शुरू किए थी। सबसे पहले त्रावणकोर के राजा ने अपने राज्य को आज़ाद रखने की घोषणा की। अगले दिन हैदराबाद के निजाम ने भी ऐसी ही घोषणा की। अब कुछ शासक मसलन ने भोपाल के नवाब संविधान सभा में शामिल नहीं होना चाहते थे। रजवाड़ों के शासकों के रवैये से यह बात साफ हो गई थी। आज़ादी के बाद हिंदुस्तान कई छोटे छोटे देशों के शक्ल में बट जाने वाला था और लोकतंत्र का भविष्य अंधकार में जान पड़ रहा था और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का लक्ष्य एकता और आत्मनिर्णय के साथ साथ लोकतंत्र का रास्ता अख्तियार करना था। और इसे देखते हुए इस स्थिति अपने आप में बड़ी विचित्र थी। अधिकतर रजवाड़ों के शासन और लोकतांत्रिक रीति से चलाया जाता था और रजवाड़ों के शासक अपनी प्रजा को लोकतांत्रिक अधिकार देने के लिए तैयार नहीं थे। सरकार की नजरिया देखे छोटे बड़े विभिन्न आकार के देशों में बट जाने की इस संभावना के विरुद्ध अंतरिम सरकार ने कड़ा रुख अपनाया और मुस्लिम लीग ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इस कदम का विरोध किया। लीग का मानना था कि रजवाड़ों को अपनी मन मर्जी का रास्ता चुनने के लिए छोड़ दिया जाना चाहिए। रजवाड़ों के शासकों को मानने समझाने में सरदार पटेल ने ऐतिहासिक भूमिका निभाई और अधिकतर रजवाड़ों को उन्होंने भारतीय संघ में शामिल करने के लिए राजी कर ली थी। और आज यह आसान जान पड़ सकता है लेकिन अपने आप में यह बड़ा जटिल काम था और इसके लिए बड़ी चतुराई और युक्तिपूर्ण पहली कदमी की जरूरत थी। और मिसाल के तौर पर आज के उड़ीसा में भी तब 26 और छत्तीसगढ़ में 15 छोटे छोटे रजवाड़े थे। सौराष्ट्र में 14 बड़े और 119 छोटे रजवाड़े और अन्य अनेक प्रशासनिक तंत्र थे। और देसी रजवाड़ों की इस चर्चा से 3 बातें सामने आती हैं। पहली बात यह है कि अधिकतर रजवाड़ों के लोग भारतीय संघ में शामिल होना चाहते थे। दूसरी बात यह थी कि भारत सरकार का रुख लचीला था और वह कुछ इलाकों को स्वायत्तता देने के लिए भी तैयार थी, जैसा कि जम्मू कश्मीर में हुआ। भारत सरकार ने विभिन्नताओं को सामान्य देखने और विभिन्न क्षेत्रों की मांगों की संतुष्टि करने के लिए यह रुख अपनाया था। तीसरी बात यह थी कि संविभाजन की पृष्ठभूमि में विभिन्न इलाकों के सीमांकन के सवाल पर खींचातान जोर पकड़ रही थी और ऐसे में देश की क्षेत्रीय अखंडता एकता का सवाल सबसे ज्यादा अहम हो उठी थी। शांतिपूर्ण बातचीत के जरिए लगभग सभी रजवाड़े जिनकी सीमाएं आजाद हिंदुस्तान की नई सीमाओं से मिलती है और 15 अगस्त 1947 से पहले ही भारतीय संघ में शामिल हो गए। अधिकतर रजवाड़ों के शासकों ने भारतीय संघ में अपने विलय के एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए। अब इस सहमति पत्र की इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन कहा जाता है और इस पर हस्ताक्षर का अर्थ था कि रजवाड़े भारतीय संघ का अंग बनने के लिए सहमत है। और जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर और मणिपुर की रियासतें का विलय बाकियों की तुलना में थोड़ा कठिन साबित हुआ। और इस अध्याय में हम हैदराबाद और मणिपुर की रियासतों के विलय के मामले पर थोड़ा गौर करेंगे और कश्मीर के विलय के बारे में आप अध्याय 8 में पढ़ेंगे। और हैदराबाद देखिए, हैदराबाद की रियासतें बहुत बड़ी थी। यह रियासत चारों तरफ से हिंदुस्तानी इलाके से घिरी हुई थी। अब पुराने हैदराबाद कुछ हिस्से आज के महाराष्ट्र तथा कर्नाटक में और बाकी हिस्से आंध्र प्रदेश में। हैदराबाद के शासक की निजाम कहा करता है था कि वह दुनिया के सबसे दौलतमंद लोगों में शुमार किया जाता था और निजाम चाहता था कि हैदराबाद की रियासत की आज़ाद रियासत का दर्जा दिया जाए। निजाम के सन 1947 के नवंबर में भारत के साथ यथास्थिति बहाल रखने का यह समझौता था। यह समझौता 1 साल के लिए था और इस बीच भारत सरकार से हैदराबाद के निजाम की बातचीत जारी रही और इसी दौरान हैदराबाद की रियासत के लोगों के बीच निजाम के शासन के खिलाफ एक आंदोलन ने जोर पकड़ा और तेलंगाना इलाके के किसान निजाम के दमनकारी शासन से खास तौर से दुखी थे। वे निजाम के खिलाफ उठ खड़े हुए और महिलाएं निजाम के शासन में सबसे ज्यादा जुल्म का शिकार हुई थी और महिलाएं भी बड़ी संख्या में इस आंदोलन में आ जुड़ी थी। हैदराबाद शहर इस आंदोलन का गढ़ बन गया और कम्युनिस्ट और हैदराबाद कांग्रेस इस आंदोलन की अग्रिम पंक्ति में थे और आंदोलन को देख निजाम ने लोगों के खिलाफ एक अर्धसैनिक बल रवाना किया और इससे रजाकार कहा जाता था और रजाकार अव्वल दर्जे की सांप्रदायिक और अत्याचारी थे और रजाकार ने गैर मुसलमानों और खास तौर पर अपना निशाना
बनाए और राजाकारों ने लूटपाट मचाई और हत्या तथा बलात्कार का रुख अपनाया। 1948 में 1948 के सितंबर में भारतीय सेना निजाम के सैनिकों पर काबू पाने के लिए हैदराबाद आ पहुंची और कुल राज्य और कुछ रोज तक रुक कर लड़ाई चली और इसके कुछ समय बाद निजाम ने आत्मसमर्पण कर दिया और निजाम के आत्मसमर्पण के साथ ही हैदराबाद का भारत में विलय हुआ। मणिपुर देखें, आज़ादी के चंद रोज पहले मणिपुर के महाराजा बोधचंद्र सिंह ने भारत सरकार के साथ भारतीय संघ में अपनी रियासत के विलय के एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए थे और इसकी एवज में उन्हें यह आश्वासन दिया गया था कि मणिपुर के आंतरिक स्वायत्तता बरकरार रहेगी। जनमत के दबाव में महाराज ने 1948 के जून में चुनाव करवाया और इस चुनाव के फलस्वरूप मणिपुर की रियासत में संवैधानिक राजतंत्र कायम हुआ। मणिपुर भारत का पहला भाग है जहां सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार के सिद्धांत को अपनाकर चुनाव हुआ था। मणिपुर की विधानसभा में भारत के विलय के सवाल पर गहरे मतभेद थे। मणिपुर की कांग्रेस चाहती थी कि इस रियासत को कांग्रेस में मिला दिया जाए, बस जबकि दूसरी राजनीतिक पार्टियां इसके खिलाफ थी। मणिपुर की निर्वाचित विधानसभा से परामर्श किए बगैर भारत सरकार ने महाराजा पर दबाव डाला कि वे भारतीय संघ में शामिल होने के समझौते पर हस्ताक्षर कर दे और भारत सरकार को इसमें सफलता मिली। मणिपुर में इस कदम को लेकर लोगों में क्रोध और नाराजगी के भाव पैदा हुआ और इसका असर आज तक देखा जा सकता है। राज्यों का पुनर्गठन देखें, बंटवारे और देशी रियासतों के विलय के साथ ही राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया का अंत नहीं हुआ। भारतीय प्रांतों की आंतरिक सीमाओं को तय करने की चुनौती अभी भी सामने थी और यह महज प्रशासनिक विभाजन का मामला न था। प्रांतों की सीमाओं को इस तरह तय करने की चुनौती थी कि देश की भाषाई और सांस्कृतिक बहुलता की झलक मिले, साथ ही राष्ट्रीय एकता भी खंडित न हो। औपनिवेशिक शासन के समय प्रांतों की सीमाएं प्रशासनिक सुविधा के लिहाज से तय की गई थी और यह ब्रिटिश सरकार ने जितने क्षेत्र को जीत लिया हो उतना क्षेत्र एक अलग प्रांत मान लिया जाए तथा और प्रांतों की सीमा इस बात से भी तय होती थी कि किसी रजवाड़े के अंतर्गत कितना इलाका शामिल है। हमारी राष्ट्रीय सरकार ने ऐसे सीमांकन को बनावटी मानकर खारिज कर दिया। उसने भाषा के आधार पर राज्य के पुनर्गठन का वादा किया। सन 1920 में कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन हुआ था और दरअसल इसके बाद से ही इस सिद्धांत को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मान लिया था कि राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर होगा और अनेक प्रांतीय कांग्रेस समितियों को भाषाई इलाके के आधार पर बनाया गया था और ये समितियां ब्रिटिश इंडिया के प्रशासनिक विभाजन को अपने कामकाज में नहीं बरतती थी और आज़ादी और बंटवारे के बाद स्थितियां बदली। हमारे नेताओं को चिंता हुई कि अगर भाषा के आधार पर प्रांत बना दिए जाएं तो इससे अव्यवस्था फैल सकती है और तथा देश को टूटने का भी खतरा पैदा हो सकती है। हमारे नेताओं को यह भी लग रहा था कि भाषावार राज्यों के गठन से दूसरी सामाजिक आर्थिक चुनौतियों से ध्यान भटक सकता है, जबकि देश इन चुनौतियों की चपेट में है और केंद्रीय नेतृत्व में इस मसले को स्थगित करने का फैसला किया। रजवाड़ों का मसला अभी हल नहीं हुआ था, बंटवारे के यादें अभी भी ताजे ही था। केंद्रीय नेतृत्व के इस फैसले को स्थानीय नेताओं और लोगों ने चुनौती दी। पुराने मद्रास प्रांत के तेलुगु भाषी क्षेत्रों में विरोध भड़क उठा और पुराने मद्रास प्रांत में आज के तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश शामिल थे और इसके कुछ हिस्से मौजूदा केरल एवं कर्नाटक भी थे शामिल। विशाल आंध्र आंदोलन यानी आंध्र प्रदेश नाम से अलग राज्य बनाने के लिए चलाया गया आंदोलन था। तो आंध्र आंदोलन ने मांग की कि मद्रास प्रांत के तेलुगु भाषी इलाकों को अलग करके एक नया राज्य आंध्र प्रदेश बनाया जाए। तेलुगु भाषी क्षेत्र की लगभग सारी राजनीति शक्तियां मद्रास प्रांत के भाषाई पुनर्गठन के पक्ष में थी। केंद्रीय सरकार हाँ न की दुविधा में थी और इस मनोदशा में इस आंदोलन में जोर पकड़ा और कांग्रेस के नेता और दिग्गज गांधीवादी पोटी श्री रामुलु अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठी गई थी और उसके बाद 56 दिनों की भूख हड़ताल के बाद उनकी मृत्यु हुई थी। इससे बड़ी अव्यवस्था फैली और आंध्र प्रदेश में जगह जगह हिंसाएं घटनाएं हुई। लोग बड़ी संख्या में सैकड़ों पर सड़कों पर निकल आए थे और पुलिस फायरिंग ने अनेक लोगों को घायल कर दिया और मार भी दिए गए थे। और उसके बाद मद्रास में अनेक विधायकों ने विरोध जताते हुए अपनी सीट से इस्तीफा दे दी थी। आखिरकार 1952 के दिसंबर में प्रधानमंत्री ने आंध्र प्रदेश नाम से अलग राज्य बनाने की घोषणा की थी।
आंध्र के गठन के साथ ही देश के दूसरे हिस्से में भी भाषाई आधार पर राज्यों को गठित करने के संघर्ष चला और इन संघर्षों से बाद होकर केंद्र सरकार ने 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया और इस आयोग का काम राज्यों के सीमांकन के मामले में गौर करना था और इससे अपनी रिपोर्ट में स्वीकार किया कि राज्यों की सीमाओं का निर्धारण वहां बोली जाने वाली भाषा के आधार पर होनी चाहिए। और इस आयोग की रिपोर्ट के आधार पर 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पास हुआ और इस अधिनियम के आधार पर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। और आज़ादी के बाद के शुरुआती सालों में एक बड़ी चिंता यह भी थी कि अलग राज्य बनाने की मांग से देश की एकता पर आंच आएगी। आशंका थी कि नए भाषाई राज्यों में अलगाववाद की भावना पनपेगी और नवनिर्मित भारतीय राष्ट्र पर दबाव बढ़ेगा। जनता के दबाव में आखिरकार नेतृत्व ने भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का मन बनाया और उसके बाद उम्मीद थी कि अगर हर इलाके में क्षेत्रीय और भाषाई दावे को मान लिया जाएगा तो बंटवारे और अलगाववादी के खतरे में भी कमी आएगी। इसके अलावा क्षेत्रीय मांगों को मानना और भाषा के आधार पर नए राज्यों का गठन करना एक लोकतांत्रिक कदम के रूप में भी देखा गया। और भाषावार राज्यों के पुनर्गठन की घटना को आज 50 साल से भी अधिक समय हो गया है। हम कह सकते हैं कि भाषाई राज्य तथा इस राज्यों के गठन के लिए चले आंदोलन ने लोकतांत्रिक राजनीति तथा नेतृत्व की प्रकृति को बुनियादी रूपों में बदला और राजनीति और सत्ता के भागीदारी का रास्ता अब एक छोटे से अंग्रेजी भाषा अभिजात तबके के लिए ही नहीं बाकियों के लिए भी खुल चुका था। और भाषावार पुनर्गठन से राज्यों के सीमांकन के लिए एक समरूप आधार भी मिली। अपर से बहुतों की आशंका के विपरीत इससे देश नहीं टूटी और इसके विपरीत देश की एकता और भी ज़्यादा मजबूत हुई थी। सबसे बड़ी बात यह है कि भाषावार राज्यों का पुनर्गठन से विभिन्नता के सिद्धांत को स्वीकृति मिली। और जब हम कहते हैं कि भारत ने लोकतंत्र अपनाया है तो इसका सीधा सा मतलब इतना भर नहीं होता है कि भारत में लोकतांत्रिक संविधान पर अमल होता है अथवा भारत में चुनाव करवाए जाते हैं। भारत के लोकतंत्र होने का एक बृहत्तर अर्थ है। लोकतंत्र को चुनने का अर्थ था विभिन्नताओं को पहचानना और उन्हें स्वीकार करना, साथ ही यह मानकर चलना कि विभिन्नताओं से आपसी विरोध भी हो सकते हैं। और दूसरे शब्दों में कहें तो भारत में लोकतंत्र की धारणा विचारों और जीवन पद्धति की बहुलता की धारणा से जुड़ी हुई थी और आगे के दिनों में अधिकतर राजनीति इसी दायरे में चली थी। नए राज्यों का निर्माण में देखें तो भाषावार राज्यों को पुनर्गठित करने के सिद्धांत को मान लेने का अर्थ यह नहीं था कि किसी राज्य तत्काल भाषाई राज्य के तब्दील हो गए। एक प्रयोग द्विभाषी राज्य बम्बई के रूप में किया गया और जिसे गुजराती और मराठी भाषा बोलने वाले लोग थे। और एक जन आंदोलन के बाद 1960 में महाराष्ट्र और गुजरात राज्य बनाए गए और पंजाब में भी हिंदी भाषी और पंजाबी भाषी 2 समुदाय थे। पंजाबी भाषी लोगों अब अलग राज्य की मांग कर रहे थे। बहरहाल बाकी राज्यों की तरह उनकी मांग 1956 में नहीं ही मानी गई थी और 10 साल बाद यानी 1966 में पंजाबी भाषी इलाके को पंजाब राज्य का दर्जा दिया गया था और बृहद पंजाब से अलग करके हरियाणा और हिमाचल प्रदेश नाम में ऐसे राज्य बनाए गए थे। और 1972 में एक बार फिर राज्यों के पुनर्गठन का एक बड़ा प्रयास पूर्वोत्तर में हुआ। असम से अलग कर 1972 में मेघालय बनाया गया। इसी तरह मणिपुर और त्रिपुरा भी अलग राज्य के रूप में अस्तित्व में आए और मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश 1987 में वजूद में आए, जबकि नागालैंड इससे कहीं पहले यानी 1963 में भी राज्य बन गया था। बहरहाल राज्यों के पुनर्गठन में सिर्फ भाषा को आधार माना गया और ऐसी बात नहीं है कि और इसके बाद के वर्षों में अनेक उप क्षेत्रों ने अलग क्षेत्रीय संस्कृति और विकास के मामले में क्षेत्रीय असंतुलन के सवाल उठाकर अलग राज्य बनाने की मांग की थी। और ऐसे 3 राज्य छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड सन 2000 में बने और 2 जून 2014 की तेलंगाना भी एक नए राज्य के रूप में जुड़ गया। और राज्यों के पुनर्गठन की कथा अभी समाप्त नहीं हुई है। देश के अनेक इलाकों में छोटे छोटे अलग राज्य बनने की मांग को लेकर आंदोलन चल रहे हैं। और महाराष्ट्र में विदर्भ, पश्चिम उत्तर प्रदेश में हरित प्रदेश और पश्चिम बंगाल के उत्तरी भाग में राज्य बनाने के ऐसे ही आंदोलन चल रहे हैं।